नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। कल हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर चुके थे, जिसमें हमने जाना था कि यूएसए व भारतीय संविधान के बीच हमने एक तुलनात्मक अध्ययन किया था, जिसमें हमने जाना था कि अमेरिका के संविधान और भारत के संविधान में क्या अंतर संबंध है, क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्या समानताएं पाई जाती हैं, क्या असमानताएं पाई जाती हैं। इस चीज को हमने अच्छे से एड्रेस किया था। कल भी मैंने आपके सामने दूसरा टॉपिक रखा था, उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के सैलिएंट फीचर या फिर भारतीय संविधान की विशेषता। चलिए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और अब हम जानेंगे भारतीय संविधान की विशेषता। देखो दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषता, इसमें हम जानेंगे कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। यदि आप इस भारतीय संविधान की विशेषता का अगर हम ओवरव्यू जाने तो आप जब हम आगे पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था आज हमारी लगभग भारतीय संविधान की जो विशेषता होगी वो लास्ट क्लास होगी और इसके आगे फिर हम मूलतः अपने संविधान की ओर अग्रसर हो जाएंगे, जिसमें हम प्रस्तावना को सर्वप्रथम एड्रेस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि हमारी प्रस्तावना में जो हमारी उद्देशिका है उसमें किस तरीके के प्रावधान है। यदि हम अपनी उद्देशिका को पढ़ लेते हैं तो कैसे हम अपने पूरे संविधान को जानने का एक स्रोत पाते हैं, और यदि उद्देशिका को एक लेमन टर्म में हम समझ पाए तो हम जान सकते हैं कि हमारे संविधान की प्रवृत्ति क्या है। उसी के संदर्भ में आज हम कुछ जो संविधान की जो विशेषताएं हैं, मूलभूत विशेषताएं हैं, उन्हें आज कुछ संक्षेप में हम समझेंगे, क्योंकि इसे समझना जरूरी है और आपके लिए यह भी जरूरी हो जाता है। यदि आप इसे अच्छे से समझेंगे तो आगे जाकर या फिर आप अन्य देशों के साथ आपका अगर कोई सवाल आता है तो वहां से भी आप इसे एड्रेस कर सकते हैं, इसे पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं और एग्जाम में अपना जो सवाल है उसे सही करने की आपके अंदर क्षमता बढ़ जाती है। भारतीय संविधान की विशेषता, इसमें हम मूलतः कई सारे डायमेंशन पर जिक्र करेंगे। सबसे पहला हम जिक्र करेंगे भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान। क्यों भारत के संविधान को सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा गया और इसके पीछे क्या कारण थे, क्या कारण हुआ कि भारतीय संविधान को सबसे बड़ा भारतीय लिखित संविधान बनाना पड़ा, इसके पीछे क्या कारण रहे, इसे भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दूसरा फीचर हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में नम्य व अनम्य प्रावधान, इसके बारे में भी आज हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि भारतीय संविधान में नम्य और अनम्य प्रावधानों का क्या कारण है। हालांकि इसकी एक छोटी सी चर्चा मैं पीछे करके आया था, लेकिन आज इसकी हम चर्चा विस्तृत तौर पर करेंगे। थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे भारतीय संविधान में संसदात्मक
व्यवस्था। इसके बाद हम जानेंगे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान। एकल नागरिकता का प्रावधान। इसके बाद हम जानेंगे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों का समावेशन। और अंतिम पर जानेंगे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यूनिवर्सल वोटिंग राइट सिस्टम हमारे संविधान के निर्माताओं ने हमें दिया। और ये बात जब मैं आपको संविधान सभा का स्वरूप के अंतर्गत जब मैंने आपको कार्य विधि और कामकाज शैली बताई थी तो मैंने आपको वहां भी जिक्र किया था इस चीज का। हालांकि अब हम इसे विस्तृत तौर पर समझेंगे। तो इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान विश्व का क्यों सबसे बड़ा संविधान कहा गया और लिखित संविधान कहा गया। भारतीय संविधान में नम्य और अनम्य प्रावधान का क्या महत्व है, इसे नम्य और अनम्य खैर वहां समझेंगे हम। भारतीय संविधान में संसदात्मक व्यवस्था का क्या मतलब है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का क्या मतलब है, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का समावेशन क्यों किया गया और सार्वभौम वयस्क मताधिकार क्यों दिया गया, इसके पीछे भी क्या कारण रहे। तो वन बाय वन करके हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं यहां की चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों कहा गया, सबसे बड़ा संविधान क्यों कहा गया, इसके पीछे मूल कारण क्या थे, हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सपोज ये भारत है। आज भी हम देखते हैं कि भारत को अगर हम एक डायरेक्शन के तौर पर समझें तो कहीं ना कहीं हम इस क्षेत्र को दक्षिणी भारत कहते हैं, इस क्षेत्र को हम उत्तरी भारत कहते हैं, इस क्षेत्र को हम नॉर्थ ईस्ट भारत कहते हैं या पूर्वी भारत कहते हैं, और इस क्षेत्र को हम पश्चिमी भारत कहते हैं। ये क्या है वेस्ट, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है नॉर्थ, और ये क्या है साउथ। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों, इसके पीछे हमारे संविधान निर्माताओं का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तर्क था और उनकी जो सोच थी, उनकी जो समझ थी, उसको उन्होंने भारत में जो उस समय और आज भी वर्तमान में जो विविधताएं और सांस्कृतिक तत्व जो मौजूद हैं, हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने उस समय भी और आज के वर्तमान के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में वो सारे प्रोविजन ऐड किए जिसके आधार पर हर क्षेत्र की सांस्कृतिक और भौगोलिक और उनकी जो विविधताएं हैं वो क्या रह सके, संरक्षित रह सके। एक कारण यह भी है कि भारत का सबसे बड़ा और लिखित संविधान हो गया। दोस्तों, लिखित संविधान के पीछे मैं महत्वपूर्ण तर्क इसलिए भी दे रहा हूं, जोर इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि मैंने बताया
कि यहां की सांस्कृतिक तत्व अलग हो सकते हैं, यहां डिफरेंट हो सकते हैं, यहां अलग हो सकते हैं और यहां अलग हो सकते हैं। यहां का कल्चरल एस्पेक्ट अलग हो सकता है, यहां पर विविध प्रकार की वह विविधताएं मौजूद हो सकती हैं। लेकिन अगर हम देखें तो भारत अपने आप में एक क्या है, संपूर्ण देश है। यदि हम भारत के बाहर अगर एड्रेस किए जाएंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम ईस्ट से हैं, हम ये नहीं कहेंगे हम साउथ से हैं, हम ये नहीं कहेंगे हम वेस्ट से हैं, हम ये नहीं कहेंगे हम नॉर्थ से हैं, हम कहेंगे हम भारतीय हैं, यानी हम भारत देश से बिलोंग करते हैं। तो पहला कारण तो यही था। आप लिख सकते हैं कि भारत में भौगोलिक व सांस्कृतिक विविधताएं आरंभ से ही मौजूद थी व इन्हें संरक्षित करने के लिए हमारे संविधान को संरक्षित करने के लिए हमारे संविधान में इनके लिए इनके लिए इनके लिए इनके लिए स्पष्ट प्रावधानों का वर्णन किया गया। देखो दोस्तों, मैं दोबारा बताता हूं आपको, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा और लिखित संविधान, भारत में भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताएं आरंभ से ही मौजूद थी। इन्हें संरक्षित करने के लिए हमारे संविधान में इनके लिए स्पष्ट प्रावधानों का वर्णन किया गया। और आप समझ सकते हैं, यदि हर स्टेट के अलग प्रावधानों को डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, किसी भी डॉक्यूमेंट में वर्णित किया जाएगा, तो ऑब्वियस बात है कि उसका आकार बड़ा हो जाएगा। पहला कारण यह था। हम वास्तव में इसी के अंतर्गत 3 कारण पढ़ेंगे। पहला कारण हमने ये जाना, ये बात। दूसरा कारण हम इसमें जानेंगे, आप इसे नोट डाउन करें। चलिए, हमारे संविधान में दूसरा पॉइंट, आप इसका बी पॉइंट सब पार्ट करके लिख सकते हैं कि हमारे संविधान में विशेष प्रकार की संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। अब इस बात का क्या आशय है कि हमारे संविधान में एक विशेष प्रकार की संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि इसका वास्तव में मतलब क्या है। दोस्तों, इसे आप समझ सकते हैं कि हमारे संविधान में संघात्मक व एकात्मक दोनों गुण पाए जाते हैं।
दोनों गुण पाए जाते हैं। संघात्मक में आप समझेंगे, अगर मैं 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची की बात करूं तो वहां पर एक संघ सूची मिलती है, एक राज्य सूची मिलती है और एक समवर्ती सूची मिलती है। समवर्ती सूची मिलती है। विषयों की चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप इतना समझें कि हमारे यहां भारतीय संविधान में जब संघ की इकाइयों को एक देश के साथ, भारत देश के साथ जोड़ा गया, तो हमारे संविधान सदस्यों ने, सभा के सदस्यों ने यह उसी समय मेंशन कर दिया, नोट कर दिया कि संघ के इकाइयों के क्या क्या उत्तरदायित्व होंगे और क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां होंगी और क्या क्या उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसको किसके माध्यम से सुनिश्चित किया? 7th शेड्यूल से। और संघात्मक प्रवृत्ति का मैंने आपको गुण बताया था कि हमेशा क्या होगा, केंद्र एंड स्टेट के बीच शक्तियों का बंटवारा होगा। ये बात मैं आपको बता के आया था। वो डिपेंड करता है कि वो ज्यादा हो केंद्र के पास या स्टेट के ऊपर ज्यादा हो, या स्टेट के ऊपर कम हो या सेंटर के पास ज्यादा हो। ये डिपेंड करता है कि उस देश की संघात्मक प्रवृत्ति क्या है। यहां तक कि मैं चर्चा करके आया था। इसके विपरीत, इसके अलग, अगर हम इसके अलग बोले तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, एक कॉन्सेप्ट आता है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्ति ये किसके पास है? केंद्र के पास है। केंद्र के पास है। यदि लगे कोई विषय संघ सूची में वर्णित नहीं है, राज्य सूची में वर्णित नहीं है, समवर्ती सूची में वर्णित नहीं है, तो वह अवशिष्ट शक्तियां, उस पर कानून बनाने की पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। तो हमने देखा था कि भारत में जो संघीय व्यवस्था पाई जाती है उसमें सेंटर स्टेट से ज्यादा मजबूत है। आपने दोबारा फिर समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिस चीज को आप समझ रहे हैं, मैंने बताया संघात्मक में हमेशा क्या होता है, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। सेपरेशन ऑफ पावर नहीं बोल रहा हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोल रहा हूं। सेपरेशन ऑफ पावर आप हमेशा ध्यान रखना। सेपरेशन ऑफ पावर सरकार के या विधायिका के, सरकार के या लोकतंत्र के तीनों अंगों के बीच हमेशा सेपरेशन ऑफ पावर यूज होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हमेशा केंद्र और राज्य के बीच होता है। ये बात आपको पल्ले गांठ बांध लेनी है। संघात्मक प्रवृत्ति में मैंने कहा कि संघ सूची के अलग विषय हैं, इन पर कानून कौन बनाएगा? सेंटर। राज्य सूची पर कौन बनाएगा? राज्य। और समवर्ती सूची पर कौन बनाएगा? सेंटर प्लस राज्य। सेंटर प्लस राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन इसके अलग अगर कोई अवशिष्ट शक्ति है तो वो किसके पास है? केंद्र के पास है। उस पर कानून कौन बनाएगा? उसके ऊपर कानून बनाएगा केंद्र। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे संविधान में एकात्मक गुण भी है। यही मेरा आपको बताने का प्रयास था कि मैं आपको बता सकूं कि हमारे संविधान में न सिर्फ संघात्मक के गुण हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान में एक विशेष प्रकार की संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। यानी हमारे संविधान में अगर संघात्मक व्यवस्था के गुण हैं तो उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं उसमें एकात्मक गुण भी मौजूद हैं। और कैसे हैं? ऐसे हैं, आप समझ सकते हैं। अवशिष्ट शक्तियां हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, हमारे यहां कनाडा के मॉडल से ली गई है। कनाडाई मॉडल से ली गई है और संघात्मक व्यवस्था भी हमारे यहां कनाडा से ली गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर सवाल आए, हालांकि मैं नोट्स में आपको इसको प्रोवाइड भी कराऊंगा और आपको समय समय पर बताता जाऊंगा। वास्तव में दोस्तों होती क्या दिक्कत है, समस्या क्या आती है, बच्चे क्या करते हैं कि एक लिस्ट लाते हैं और उसमें देखा कि फलानी चीज यहां से ली है, फलानी चीज यहां से ली है और उसे रटने की कोशिश करते हैं, जो कभी आपको पेपर में, एग्जाम में काम नहीं करती। ये मेरा दावा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है
कि कोई भी चीज अगर आप उस तरीके से मार्केट से कोई फुटनोट्स ले आते हैं या उसे ट्रिक के माध्यम से आप याद करते हैं तो वो आपको कभी कारगर नहीं होती। एग्जाम में उसके भूलने के सबसे ज्यादा अगर चांसेस होते हैं तो उन्हें ट्रिक्स के होते हैं, और उसी जिस रट्टाफिकेशन तौर से हम उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं वही कारण होता है कि हम उन्हें एग्जाम में अपना सवाल नहीं कर पाते सही, और घर आके कहते हैं ओहो ये तो पढ़ा था लेकिन सिली मिस्टेक के कारण क्या हो गया, गलत हो गया। इसे कहते हैं सिली मिस्टेक। मेरा वास्तव में उद्देश्य यही था कि मैं आपको जिन जिन प्रोविजन के भारतीय संविधान में जिक्र करता चलूं, मैं टाइम टू टाइम आपको डिवाइड करता चलूंगा कि ये चीज हमारे यहाँ कहां से ली गई है, ये चीज हमारे यहाँ कहां से ली गई, मींस भारतीय संविधान में यह प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, क्या वो उधार लिया गया है या फिर अपने अकॉर्डिंग ग्रहित किया गया है। इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे। खैर इतना ही बताने का मेरा उद्देश्य था। आप दो चीज याद रखेंगे कि अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है और कहां से ली गई है, कनाडाई मॉडल से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था हमने अपनाई है, कहां से ली गई है, कनाडा से ली गई है। और एकात्मक दोनों गुण हैं। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, हमारे यहां एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का हमारे यहां प्रावधान है, हमारे यहां दोहरी नागरिकता नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। इसे आप नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर दिख रहा है? चलिए दोस्तों, इसी के अंतर्गत हम सी पार्ट पढ़ेंगे। विभिन्न देशों से लिए गए उत्तम प्रावधान। उत्तम प्रावधान ये भी हमारे यहां विभिन्न देशों से लिए गए उत्तम प्रावधान हमारे संविधान में शामिल किए गए। दोस्तों इसके पीछे आप एक छोटी सी समरी याद रखें, कहानी याद रखें। मैं आपको बताऊं, हमारे संविधान के सभा सदस्यों ने इस बात को साबित किया कि उनकी मानसिकता संकुचित प्रवृत्ति की नहीं थी। यानी हमारे संविधान सभा के सदस्य ये नहीं सोचते थे कि हम अपने आप में परिपूर्ण हैं, हम अपने आप में सक्षम हैं। उन्होंने लगभग दर्जन भर देशों के संविधानों का परीक्षण किया, उन्हें जाना, पढ़ा, समझा और फिर उनके जो उत्तम प्रावधान थे उन्हें अपने देश की भौगोलिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के अनुरूप उन्हें अपने संविधान के अंदर समावेश किया, उनका समावेशन किया या उन्हें समाहित किया। ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान सभा के सदस्यों की मानसिकता को उजागर करता था। उनकी मानसिकता कितनी खुली दृष्टिकोण की थी ये वो दर्शाता था। हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने ये नहीं सोचा कि हमें ये कहा जाएगा कि आपने भारतीय संविधान जो बनाया है वो एक उधार का थैला है। हालांकि ये आरोप हम पर लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये आरोप बिल्कुल और बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने जिन प्रावधानों को हमारे संविधान में समाहित किया, जिन प्रावधानों का हमारे संविधान में समावेशन किया, वो प्रावधान एज इट इज ऐसे नहीं लिए गए, ऐसे नहीं लागू किए गए जैसे वो अन्य देशों में लागू होते थे। उन्हें वहां से लिया, लेकिन अपने देश के अकॉर्डिंग, अपने देश की परिस्थिति के अनुसार उसे लागू किया।
दो तीन चीजें इसमें आप लिख लेना आपको ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारे यहां फंडामेंटल राइट्स हैं, FR, DPSPs, पंचवर्षीय योजना, एकल नागरिकता और FRS हमारे यहां USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, DPSPs आयरलैंड से लिए गए हैं, पंचवर्षीय योजना हमारे यहां रूस से ली गई है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, और संसदीय प्रणाली, ये भी आपको ध्यान रखना है, संसदीय प्रणाली ये भी हमारे यहां ब्रिटेन से ली गई है। आगे जब मैं विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करूंगा तो वहां पर मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा आपको कि किस तरीके से अन्य जो प्रोविजन हैं वो भी हमने, हमारा जो संविधान है वो जीवंत दस्तावेज है, वो स्टैटिक और एंटिटी है, ऑर्गेनिक एंटिटी है, तो किस तरीके से आज भी हम, यदि हमें विश्व के किसी अन्य संविधान में कोई अच्छा प्रोविजन लगे या अच्छा प्रावधान लगे तो आज भी हम उस प्रावधान को अपने संविधान में जगह देने से नहीं कतराते। ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान की एक विशेष स्थिति को प्रकट करता है और यह दर्शाता है कि कैसे हमारा संविधान समय के साथ भी जीवंत है, चलायमान है, जो कहीं ना कहीं रुका हुआ नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये भी एक कारण था कि सभी प्रावधानों को हमारे संविधान में लिखना पड़ा और उनका स्पष्ट उल्लेख करना पड़ा, तो ये भी एक कहीं ना कहीं कारण रहा था। पहले टॉपिक की हमने चर्चा की, उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, सेकंड पॉइंट हमने जाना था नम्य व अनम्य प्रावधान। इस बात से क्या आशय है कि अनम्य प्रावधान क्या है और नम्य प्रावधान क्या है। दोस्तों इसे आप, मैंने वैसे अभी इसका जिक्र किया था, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप नम्य प्रावधान ये कैटेगराइज करें और यहां पर लिखें अनम्य प्रावधान, नम्य प्रावधान और अनम्य प्रावधान, हमारे संविधान में रिजिड प्रोविजन और फ्लेक्सिबल प्रोविजन दोनों को जगह दी गई है। नम्य प्रावधान हमारे संविधान को चलायमान या जीवंत दस्तावेज प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब आप ऐसे समझे कि नम्य प्रावधान का जो प्रोविजन है हमारे संविधान में वो इसलिए लगाया गया है कि यदि लगे कि कोई प्रोविजन, हमारा संविधान लागू कब हुआ था 1950 में, अगर ऐसा लगे कि कोई प्रोविजन 1950 में जिसकी जरूरत थी, आप एग्जांपल से समझे, मैंने कहा ये एक्स प्रोविजन था और हमें ये लगा कि इसकी जरूरत 1950 में थी लेकिन वर्तमान 2020 चल रहा है, तो हमें अब उस समय इस एक्स की जरूरत थी लेकिन वर्तमान में नहीं है, तो हमारे संविधान में क्या है कि हमारे संविधान में इस प्रोविजन को, इस प्रावधान को समाप्त किया जा सकता है एक मूल विधि के द्वारा, संसद के द्वारा विधि बनाकर। दूसरा दोस्तों, अगर मैं कहूं वाई प्रावधान, और वाई प्रावधान 1950 में नहीं था,
1950 में नहीं था, लेकिन वर्तमान 2020 में लगा कि इस वाई कानून की जरूरत है संविधान में। तो ये भी हमारे संविधान ने कहीं ना कहीं हमें अनुमति दी है कि आप इससे क्या कर सकते हैं, इसे समाहित कर सकते हैं, और आप जिससे यह प्रदर्शित होगा कि संविधान रुका हुआ नहीं महसूस होगा। अगर कुछ अननेसेसरी प्रोविजन लगा आपको कि उस समय मौजूद था, आज नहीं है, तो आप उसे खत्म कर सकते हैं। यदि आपको लगा कि उस समय नहीं था और आज उसकी जरूरत है, तो आप उसे ऐड भी कर सकते हैं। तो यही मतलब था दोस्तों संविधान का चलायमान या जीवंत दस्तावेज का होना, यानी प्रदर्शित करना। अब आते हैं अनम्य प्रावधान पर। दोस्तों अनम्य प्रावधान का मतलब यह हुआ, यह अनम्य प्रावधान हमारे संविधान में सरकारों को या सरकार की निरंकुश प्रवृत्ति पर लगाम कसते हैं, लगाम कसते हैं। इसका मतलब भी आप समझे दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान में सभी प्रोविजन सिर्फ नम्य है, फ्लेक्सिबल है। हमारे संविधान में कुछ ऐसे रिजिड प्रोविजन हैं जो हमारे संविधान की मूल ढांचा को प्रदर्शित करते हैं। उन्हें संशोधित करना कहीं ना कहीं एक अनम्य प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और एक विशेष प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें कहीं ना कहीं जब मैं आपको मेजॉरिटी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किन प्रोविजन को हम अनम्य कहते हैं, किन प्रोविजन को हम नम्य कहते हैं, कैसे हम चलायमान सिद्ध करते हैं और कैसे हम यहां पर ये देखते हैं कि सरकारों या सरकार की निरंकुश प्रवृत्ति पर लगाम कसते हैं। इसे आप वहां अच्छे से समझेंगे। एक बार और समझें, मैंने कहा नम्य प्रावधान संविधान को चलायमान और जीवंत दस्तावेज प्रदर्शित करते हैं और अनम्य प्रावधान सरकारों को या सरकार की निरंकुश प्रवृत्ति पर लगाम कसते हैं। यानी अनम्य प्रावधान हमारे यहां सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं, जिससे व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा होती है और सरकार एक सही पथ पर कार्य करने के लिए अग्रसर होती है, ऐसे आप समझें। ये मेन कारण था और इसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके पीछे यह एक मूल कारण था। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, सरकार का थर्ड पॉइंट है हमारा, सरकार का संसदात्मक स्वरूप। इसे हम समझेंगे सरकार का संसदात्मक स्वरूप। दोस्तों पीछे भी मैं जिक्र करके आया हूं आपके साथ कि कोई सरकार है तो उसके तीन पार्ट हो सकते हैं। शासन के तौर पर देखेंगे हम, राज व्यवस्था की प्रकृति हम देखेंगे, या तो वहां पर संसदीय व्यवस्था हो, सरकार नहीं, इसे देश की राज व्यवस्था लिखेंगे आप, ज्यादा सही रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देश की राज व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था
अध्यक्षात्मक व्यवस्था, और नेक्स्ट है अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था और अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था, इसे हम नहीं पढ़ेंगे, ये आपके काम भी नहीं आना है। हम मूल पे पढ़ेंगे इस व्यवस्था को और इस व्यवस्था को। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अध्यक्षात्मक व्यवस्था जो है वो यूएसए में लागू है और संसदीय जो व्यवस्था है वो भारत में लागू है। और भारत ने कहां से ली है? ब्रिटेन से। अब मैं बात करता हूं, सरकार के 3 अंग हमने पढ़े थे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका को इंग्लिश में दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस कम रह जाता है। विधायिका को कहते हैं लेजिस्लेचर, एल से डिनोट करते हैं। कार्यपालिका को कहते हैं एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका को कहते हैं जुडिशरी। यहां पर आपको समझना जरूरी है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि भारत में जो कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो विधायिका से ही निकल कर आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सदस्य व पीएमबी किसका हिस्सा होते हैं? विधायिका का हिस्सा होते हैं। ये आपको याद रखना है कार्यपालिका। और कार्यपालिका का वर्णन मैं आपके सामने पीछे की क्लास में कर चुका हूं। यदि आप नए हो इस चैनल पर तो आप पीछे की क्लास जाकर देखें, जिसमें मैंने आपको लोकतंत्र के स्तंभ की चर्चा की है। वहां पर आपको ये डिफरेंस क्लियर कट समझ आएगा कि कैसे स्थिति है। इसमें आते हैं मंत्री व पीएम या सीएम या मंत्री। ये किस में आते हैं? कार्यपालिका में। और ये किसके सदस्य होते हैं? पहले विधायिका के सदस्य होते हैं। यानी अगर सरकार में किसी को मंत्री बनाया गया, किसी को पीएम बनाया गया, तो उसे विधायिका का सदस्य होना जरूरी है 6 महीने के अंदर। इसे जब मैं आपको कार्यपालिका और विधायिका जिक्र करूंगा, पढ़ाऊंगा, तो वहां पर हम इसका जिक्र करेंगे कि कैसे क्यों होना जरूरी है। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखें कि कार्यपालिका के सदस्य हमेशा विधायिका से आते हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक स्वरूप में, जहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहां पर एग्जीक्यूटिव के सदस्य लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं होते। ये बात आपको याद रखनी है। मैं इधर का मिटाता हूं। जैसे मैं बात करूं, आप इसे एग्जाम्पल से समझे। जैसे ट्रंप है और ट्रंप के यहां एक विदेश मंत्री है, एक वित्त मंत्री है और अन्य कई मंत्री एक्सेट्रा एटीसी। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ट्रंप क्या है? यूएसए के राष्ट्रपति हैं। यूएसए के ट्रंप राष्ट्रपति हैं और सपोज इनका विदेश मंत्री है एक्स और इनका वित्त मंत्री है वाई। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये एक्स, ये वाई और खुद ट्रंप भी जरूरी नहीं कि ये विधायिका के हिस्से हों। यानी इनके बीच कहीं ना कहीं क्या होता है? अंतर संबंध नहीं होता। और एग्जीक्यूटिव अलग हो सकते हैं, विधायिका अलग हो सकती है। विधायिका को मैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आपको बता के आया था, सीनेट बता के आया था कि विधायिका में ये 2 चीज आते हैं, और वहां की विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है। इसकी चर्चा मैं पीछे कर चुका हूं। लेकिन भारत की अगर स्थिति देखें, अगर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं और विदेश मंत्री फिलहाल कौन है? एस जयशंकर, और वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमण। तो ये सदस्य किसके होंगे? ये संसद के सदस्य होंगे, ये विधायिका के सदस्य होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी
इनके इनके दोनों के बीच अंतर संबंध होता है। ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार में कभी भी एग्जीक्यूटिव के सदस्य लेजिस्लेटिव से नहीं होते। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत में यदि कोई मंत्री बनता है तो उसे संसद का सदस्य होना जरूरी है। अगर वो पहले से है तो वेल एंड गुड, और अगर वो नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ता है 6 माह के अंदर। लेकिन यूएसए में अगर आप देखें या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखें तो यदि ट्रंप चाहे तो किसी सड़क चालक को भी, रिक्शा चालक को भी, किसी भिखारी को भी, किसी बिजनेसमैन को भी अपना क्या कर सकता है, अपनी कार्यपालिका में सम्मिलित कर सकता है, उसे मंत्री का पद दे सकता है। ये डिपेंड किस पे करता है, वहां के राष्ट्रपति पर करता है, क्योंकि वह लेजिस्लेचर के सदस्य नहीं होते। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे यहां संसदात्मक व्यवस्था है, ये व्यवस्था है, ना कि ये व्यवस्था है। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। इसे ही कहते हैं सरकार का संसदात्मक स्वरूप। चलिए दोस्तों आगे। देखो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मौलिक अधिकारों, एफआरएस, फंडामेंटल राइट्स व डीपीएसपीज या फंडामेंटल ड्यूटीज। यह नीति निदेशक तत्व और ये है मूल कर्तव्य। इनका समावेशन 1976 में किया गया, ये हम पढ़ेंगे बाद में। दोस्तों हमारे संविधान में कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि मौलिक अधिकारों को भी जगह दी है और इनिशियल स्टेज से दी है, यानी जब हमारा मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है और टीपीएसपीज की भी मूल संविधान में चर्चा की गई है। हालांकि मूल कर्तव्य 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे तर्क क्या है कि क्यों जोड़े गए? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, भारत देश लंबे समय से ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका था। ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका था। भारत लंबे समय से ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका था और हमारे यहाँ के जो नागरिक थे, हमारे यहाँ के जो लोग थी, जनता थे, उनके बीच कहीं ना कहीं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर का भाव था। उन्हें यह लगता था कि जिस प्रकार से उनके अधिकारों को ब्रिटिश सत्ता ने संकुचित किए, तो ऐसा ना हो कि अगली जो सरकारें बने तो वो भी उनके अधिकारों को संकुचित करने का प्रयास करे। तो हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने हमारे मूल संविधान में ही मौलिक अधिकारों की संकल्पना को क्या किया, प्रस्तुत किया, उसमें उनका समावेशन किया, जिससे व्यक्तियों के व्यक्तिगत अधिकारों को सुरक्षा मिली व उन्हें समाज में बिना किसी डर के जीने का एक कारण मिला और जिससे वो इस समाज में प्रतिष्ठा और गरिमा के साथ अपना जीवन यापन कर पाते हैं। चाहे आप हो, चाहे हम हो, या फिर समाज में व्याप्त कोई भी लोग हों, वो इन्हीं अधिकारों के मूलभूत सिद्धांत पर कार्य करते हैं।
यदि उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, उन्हें संकुचित किया जाता है, तो हमारे संविधान में कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ विशेष प्रोविजन भी किए गए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसे आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि व्यक्तियों के वैयक्तिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए, वैयक्तिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए एफआरएस फंडामेंटल राइट्स का समावेशन किया। ये बात आपको याद रखनी है। ये बात आपको ध्यान रखना। और इसी के साथ हमारे मूल संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी जगह दी गई, जिसके आधार पर राज्यों से यह अपेक्षा की गई कि वह लोक कल्याण को सुनिश्चित करने वाली नीतियों का सृजन करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे मूल संविधान में टीपीएसपीज को जगह दी गई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जगह दी गई, जिसके आधार पर राज्यों से यह अपेक्षा की गई कि वह लोक कल्याण नीति को सुनिश्चित करने वाली नीतियों का सृजन करेंगे। ये भी हमारे संविधान की कहीं ना कहीं मूल विशेषता में काउंट होती हैं। और हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य तो नहीं थे, लेकिन बाद में जब यह रियलाइज किया गया कि यदि किसी को अधिकार मिले तो उसके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, और इसीलिए 1976 में इन्हें समाहित किया गया। ये भी एक मूलतः कारण था। तो आप देख सकते हैं हमारे संविधान की कितनी अच्छी विशेषताएं हैं, और आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एकल नागरिकता का प्रावधान। एकल नागरिकता का प्रावधान। दोस्तों आप इतना याद रखना है, हम निवासी किसी भी राज्य के हो सकते हैं, किसी भी राज्य के, लेकिन हम नागरिक केवल व केवल भारत के होंगे।
भारत के होंगे। यही एकल नागरिकता का मेनली प्रावधान है कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। आप ये नहीं कहोगे कि मैं फलाने राज्य से हूं, मैं उस राज्य का नागरिक हूं। नागरिक आप भारत के हो अपार्ट फ्रॉम दिस, लेकिन आप निवासी राज्य के हो सकते हो, लेकिन आप नागरिक भारत के हो। यदि आप आउट ऑफ कंट्री होंगे या फिर भारत में भी अगर किसी विदेशी को इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को, तो आप कहोगे मैं इस देश का नागरिक हूं। आप उसे कह सकते हो इस देश का नागरिक हूं, निवासी इस स्टेट का हूं, यानी निवास इस राज्य में करता हूं। तो निवासी अलग अलग राज्यों से हो सकता है, लेकिन नागरिक हमेशा किसका होगा? भारत का ही होगा। और यही एक नागरिकता का प्रावधान है। दोस्तों ध्यान रखना, यूएसए में दोहरी नागरिकता, डबल सिटीजनशिप नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी आप समझ सकते हैं कि ये राज्यों की अगर इकाई है और ये सेंटर है, यह स्टेट है, तो राज्य की नागरिकता अलग होगी और सेंटर की नागरिकता अलग होगी। सेंटर की नागरिकता अलग होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन हमारे यहां अगर हम देखें, ये सेंटर है, ये राज्य है, इसकी इकाइयां, संघ की इकाइयां भी बोलते हैं राज्यों को। तो जो इसका नागरिक होगा राज्य का, नागरिक वो देश का भी नागरिक होगा। ऐसा नहीं है कि राज्य का अलग नागरिक हो और देश का अलग नागरिक हो। यदि वो इस भौगोलिक क्षेत्र से, भारत के भौगोलिक क्षेत्र से के अंदर से आता है, तो वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। आप इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की ओर। लास्ट मैंने आपको बताया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आर्टिकल 3 to 5 एंड आर्टिकल 3 to 6। इसके अंतर्गत ये दो बातें कही जाती हैं, और मैं इसके पीछे भी चर्चा करके आया हूं कि हमारे संविधान सदस्यों के, अगर सभा के सदस्यों के बीच अगर किसी मुद्दे को लेकर टकराहट नहीं हुई थी, कोई बहस का मुद्दा नहीं आया था, तो वो सिर्फ इसे ही लेकर आया था। बहस कहना गलत होगा, हालांकि बहस हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं सभी की बहस में एक समानता दिखाई दी थी, एकजुटता दिखाई दी थी कि सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया जाए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब यह हुआ, आप ऐसे समझेंगे कि अंबानी वोट दे, अंबानी के वोट का वैल्यू किसके बराबर होगा? रिक्शा वाले के वोट के वैल्यू के बराबर होगा। यानी सार्वभौम का मतलब यह हुआ सभी समान रूप से इंसान हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अंबानी के पास ज्यादा दौलत है या फिर किसी बिजनेसमैन के पास ज्यादा दौलत है तो उसके वोट का वैल्यू ज्यादा होगा, और रिक्शा वाले के पास दौलत नहीं है क्योंकि वो रिक्शा चलाता है या फिर वो भिखारी है तो उसके वोट का क्या होगा? वैल्यू कम होगा। ये बात हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने शुरू से ही स्थापित कर दी थी कि अंबानी के वोट का वैल्यू, या क्योंकि सभी मनुष्यों
जो भी इंसान है सभी के वोट की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, सभी के मत का मूल्य बराबर होगा, कोई ऊपर नीचे नहीं रखा जाएगा। वयस्क मताधिकार, दोस्तों हमारे मूल संविधान में से 21 वर्ष पर वोटिंग राइट दिया गया था, लेकिन फिर इसे 18 वर्ष कर दिया गया। ये भी आप ध्यान रखेंगे। हालांकि जब मैं आपको निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर इसकी विस्तृत चर्चा करूंगा, लेकिन वर्तमान में आप इसे इतना ही समझे। और ये थे हमारे संविधान के कुछ सैलिएंट फीचर जिनकी हमने एक विस्तृत चर्चा की। और आज मुझे लगता है कि थोड़ी क्लास भी लंबी हो गई है, तो आप अच्छे से पढ़े, चूंकि टॉपिक लंबा था और मुझे कल से नई क्लास स्टार्ट करनी थी, प्रस्तावना पर जाना था, संविधान की मूलभूत रेखा आपको समझानी थी, तो इस वजह से मुझे लगा कि आज इस टॉपिक को खत्म कर देना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल। आप पढ़े बढ़े और अपने मार्ग की ओर इसी तरह सजग रहें। अगर आपका कोई सुझाव हो, प्रतिक्रिया हो या आपको कोई डाउट हो तो फिर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।